राघव सिंघानिया ने अपने दोस्त विक्रम से उन गुंडों का पता जान लिया था कि वो लोग सिया को लेकर कहाँ गए हैं। इसलिए राघव ने तुरंत जैसलमेर निकलने का फैसला लिया। यही फैसला लेकर राघव जैसे ही कमरे से बाहर जाने लगा, तभी नंदिनी उसके सामने आकर खड़ी हो गई। नंदिनी को अपने सामने देखकर राघव उसे इग्नोर करते हुए निकलने लगा, तो नंदिनी दरवाजे ने अपने दोनों हाथ दरवाजे पर लगाते हुए दरवाजा बंद कर दिया। नंदिनी को अपना रास्ता रोकते देख राघव ने चिल्लाते हुए कहा, ये क्या कर रही हो तुम? मेरा रास्ता छोड़ो और मुझे जाने दो। लेकिन नंदिनी ने अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए कहा, नहीं राघव, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। मुझे पता है तुम यहाँ से सीधा उस लड़की सिया के पास जाओगे। राघव, तुम समझ क्यों नहीं रहे? वो सिया यही तो चाहती है कि तुम उसके पास आओ और वो तुम्हें कुछ कर दे। राघव ने झुंझलाकर नंदिनी से कहा, तुम मेरा रास्ता क्यों रोक रही हो नंदिनी? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने ही सिया के साथ कुछ किया? उसे जैसलमेर भेजने के पीछे कहीं तुम्हारा हाथ तो नहीं है नंदिनी? नंदिनी ने राघव को जवाब देते हुए कहा, देखो राघव, मैं ये जरूर चाहती थी कि उस लड़की को तुम्हें जेल भेजने की सजा मिले। इसीलिए मैं उसे किडनैप करके उससे पूछना चाहती थी कि उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन मेरे गुंडों की तो तुमने धुलाई कर दी थी ना। तभी राघव ने सिया के बारे में सफाई देते हुए कहा, देखो नंदिनी, तुम जैसा सोच रही हो सिया वैसी बिल्कुल भी नहीं है। वो तो सिया को गलतफहमी हो गई थी, लेकिन वो गलतफहमी मैं दूर करके रहूंगा। राघव की बात पर नंदिनी ने चौंकते हुए पूछा, कौन सी गलतफहमी? राघव, किस गलतफहमी की बात कर रहे हो तुम? तुम कहना चाहते हो कि किसी गलतफहमी के चलते उसने तुम्हें जेल भेज दिया? तभी राघव ने नंदिनी से कहा, तुम ऐसे नहीं मानोगी, तुम्हें सबूत चाहिए ना? ठीक है, मैं अभी दिखाता हूँ सबूत। इतना कहकर राघव ने अपनी जेब से अपना ब्रेसलेट निकाला और उसे नंदिनी की तरफ दिखाते हुए बोला, इस ब्रेसलेट के बारे में जानती हो तुम? ब्रेसलेट की तरफ देखते हुए नंदिनी ने चिल्लाकर कहा, ये तो तुम्हारा वही ब्रेसलेट है जो गायब हो गया था। लेकिन ये तुम्हें कहाँ से मिला और किसके पास था? राघव ने नंदिनी से कहा है, ब्रेसलेट सिया के पास था और इसी ब्रेसलेट की वजह से सिया को लगा कि उसके साथ जबरदस्ती करने वाला मैं हूँ। तुम्हें पता है नंदिनी, उसकी सभी दोस्तों के पास मेरी कोई ना कोई चीज है जिसकी वजह से वो सब भी मुझे ही दोषी मानती हैं उनके साथ गलत होने के लिए। राघव की बात सुनकर नंदिनी ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, क्या ये तुम क्या कह रहे हो? राघव, सिया की दोस्तों के साथ भी जबरदस्ती हुई है? लेकिन ये सब किसने किया राघव? राघव ने नंदिनी से कहा, वही तो मुझे पता लगाना है कि कौन है जो मेरी बचपन से जुड़ी हुई यादों का फायदा उठाकर मुझे इस घटिया कांड में घसीट रहा है। लेकिन वो सब मैं बाद में पता लगा लूंगा। पहले मुझे सिया को बचाना है, उसके लिए मुझे जैसलमेर जाना पड़ेगा। नंदिनी ने राघव से सवाल करते हुए कहा, लेकिन राघव, तुम्हें कैसे पता कि सिया जैसलमेर में है? कहीं और भी तो हो सकती है ना? मतलब जैसलमेर से तो उसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। राघव ने मुस्कुराकर नंदिनी के सवाल का जवाब देते हुए कहा, तुम्हें लगता है मुंबई के किसी भी गुंडे में इतना दम होगा कि वो राघव सिंघानिया की पत्नी को हाथ लगाएगा? सिया पूरी मुंबई में कहीं भी होती तो अब तक मुझे पता चल चुका होता। वैसे भी इंस्पेक्टर जाधव। इतना कहकर राघव चुप हो गया और कुछ सोचते हुए बोला, मुझे विक्रम ने बताया कि सिया जैसलमेर में है। अब देखना नंदिनी, मैं सिया के पास जाऊंगा और वहाँ जाकर हम दोनों के बीच जितनी भी गलतफहमी है उन सबको दूर कर दूंगा और साथ ही यह भी पता लगाऊंगा कि आखिर कौन है जो मेरे नाम से लड़कियों के साथ जबरदस्ती कर रहा है। इतना सुनते ही नंदिनी ने राघव के कंधे पर हाथ रखा और उसे दिलासा देते हुए बोली, तुम चिंता मत करो राघव, मैं हूँ ना। तुम जैसलमेर जाकर अपनी सिया को बचाओ, तब तक मैं पता लगाती हूँ कि इन सब के पीछे कौन है। कौन है जो तुम्हारे और सिया के बीच गलतफहमी की दीवार खड़ी करना चाहता है। नंदिनी के मुंह से यह बात सुनकर राघव को अच्छा लगा और उसने नंदिनी को अपने गले लगाते हुए बोला, मुझे पता था तुम मान ही जाओगी, इसीलिए तो तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए तुम मेरी कहीं हर बात पर विश्वास करती हो। ठीक है नंदिनी, अब मैं चलता हूँ। नंदिनी ने सहमति जताते हुए हाँ में अपना सिर हिलाया। राघव ने नंदिनी की तरफ देखा और मुस्कुराकर हॉस्पिटल से निकलकर बाहर आ गया। बाहर निकलते ही राघव सीधा अपनी लैम्बोर्गिनी में बैठ गया और जैसलमेर के लिए निकल पड़ा। इधर सिया जैसलमेर के रेगिस्तान के ऊंचे ऊंचे टीलों के बीच एक टूटी फूटी झोपड़ी के किसी अंधेरे कमरे में पड़ी हुई थी। इस वक्त सिया ने अभी भी होटल के कुक वाले कपड़े ही पहने हुए थे, इसलिए उसे ठंड की वजह से कंपक भी आ रही थी और वो इस कमरे के एक कोने में दुबक कर बैठी हुई थी।
तभी उसके कानों में किसी की आवाज पड़ी। उस आवाज को सुनकर सिया ने अपने आप से कहा, ये आवाज तो सुनी हुई सी लग रही है, किसकी आवाज है ये? लेकिन यहाँ तो चारों तरफ रेगिस्तान है, यहाँ कौन हो सकता है? ये जरूर वही आदमी होगा जिसने मुझे किडनैप किया है। तभी सिया कांपते हुए उस कमरे के कोने से उठी और इस कमरे की खिड़की से झांकते हुए दूसरे कमरे में देखने लगी। वहाँ उसे एक आदमी की कड़क आवाज सुनाई दी, देखो तुम्हें इस लड़की को मारना नहीं है, बस प्यार से इससे पूछना है कि वो जादुई किताब कहाँ है जिसे उसने छुपा कर रखा है। अगर ये नहीं माने तो इसके भाई रॉकी को उड़ा देना। उस आदमी के मुंह से रॉकी का नाम सुनते ही सिया के होश उड़ गए। तभी सिया को याद आया कि जब वो गुंडे सिया को अपने साथ लेकर आ रहे थे, तभी उनमें से एक आदमी ने रॉकी को अपनी गोद में उठाया था और फिर उन लोगों ने रॉकी को गाड़ी में आगे बिठाया और सिया को पीछे डिग्गी में डाल दिया। लेकिन जब जैसलमेर में आने के बाद सिया को गाड़ी की डिग्गी से उतारा तो रॉकी वहाँ नहीं था। लेकिन इस आदमी के मुंह से रॉकी का नाम सुनते ही सिया ने डर से कांपते हुए अपने आप से कहा, नहीं, रॉकी को कुछ नहीं होना चाहिए। हे भगवान, मेरे रॉक स्टार की रक्षा करना। पता नहीं ये आदमी कौन है, मुझे उठाकर यहाँ क्यों लाए हैं और कौन सी किताब चाहिए इन्हें मुझसे? मेरे पास तो कोई किताब नहीं है। और ये आवाज, इसे सुनकर तो ऐसा लग रहा जैसे मैं इस आवाज को काफी बार सुन चुकी हूँ। किसकी है ये आवाज? एक तरफ सिया अपने भाई को लेकर परेशान हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ हर खतरे से बेखबर राघव सिया की खोज में निकल पड़ा और खुश होकर गुनगुनाते हुए तेज स्पीड में गाड़ी चला रहा था ताकि जल्दी से जल्दी अपनी सिया के पास पहुंच सके। लेकिन राघव आने वाले खतरे से बिल्कुल अनजान था। क्या राघव सिया तक पहुंच पाएगा? कौन था वो आदमी जिसने सिया को किडनैप किया था? क्या सिया उस आदमी को जानती थी? आखिर कौन सी किताब है जिसे ढूंढने के लिए वो आदमी एक मासूम बच्चे की बलि देने को भी तैयार था? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट ऑफ डेविल।